Epstein Files, Transparency Act, violence against women. Jeffrey Epstein. Survivors say it was too late. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. फरवरी 2026 वॉशिंगटन डीसी में कुछ कोर्ट से जुड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अचानक से पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होने लगते हैं और कुछ ही देर में एक नाम फिर से ग्लोबल हेडलाइंस पर छा जाता है, जेफरी एप्स्टीन। और सिर्फ कुछ ही घंटों में ये नाम हर प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगता है। न्यूज चैनल्स पर एनालिसिस शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया और थ्रेड्स पर डिबेट चलने लगते हैं और धीरे धीरे ये केस एक ग्लोबल ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। लेकिन सोशल मीडिया की एक सैड रियलिटी भी सामने आती है, जहाँ एक तरफ सीरियस इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन चल रही होती है, वहाँ मीम्स और जोक्स भी उतनी ही तेजी से वायरल होने लगते हैं। एक सेंसिटिव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक ऑनलाइन तमाशे में कन्वर्ट होने लगता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो शायद आपने भी एप्स्टीन फाइल्स का नाम जरूर सुना होगा, या फिर उन वायरल मीम्स को देखा होगा जहां फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस और कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम भी एप्स्टीन आइलैंड के नैरेटिव के साथ जोड़े जा रहे हैं, जबकि ऑफिशियली उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस कभी प्रूव नहीं हुए। लेकिन असली सवाल ये है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट, इन डॉक्यूमेंट्स में आखिर है क्या। एप्स्टीन फाइल्स असल में एक मैसिव कलेक्शन है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, जो दो अलग अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, जिनका सेंटर एक ही इंसान है, जेफरी एप्स्टीन। जनवरी 2026 यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा फाइनल डीक्लासिफिकेशन रिलीज अनाउंस किया। लगभग 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए। इनमें करीब 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस शामिल थे। ऐसे रिकॉर्ड्स जो लगभग 2 डिकेड्स तक चलने वाले इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे। लेकिन ये रिलीज सिर्फ एक रूटीन लीगल अपडेट नहीं था, बल्कि ये एक एक्सप्लोजन था। मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस और आम पब्लिक, इन सभी ने इन फाइल्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया। कई कंपनीज की शेयर्स गिरने लगी, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं थे, बल्कि कई विक्टिम्स की कहानियां, पावरफुल लोगों के नाम, और वो सच भी था जो कई सालों तक दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। और आज यही वो एप्स्टीन फाइल्स हैं जिनके चलते हर एक दिन एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है और लगभग हर दिन एक नया खुलासा सामने आया है। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स पर ही बातें करेंगे और वीडियो के एंड तक कुछ पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। But again, we are not making any speculations or targeting any specific individual. तो बिना वक्त गवाए, let's move further to the case of Jeffrey Edward Epstein, also known as the Epstein Files. Hi guys, I'm Sakshi and you are watching Crime Cosmos. लेकिन इन फाइल्स को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं और इनके पीछे होती है एक कहानी, और इस कहानी के सेंटर में था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए सिस्टम के फेलियर का सिंबल बन चुका है। दुनिया आज जिस जेफरी एप्स्टीन को जानती है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यहीं पर जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। वो किसी बिलियनियर या इन्फ्लुएंशियल परिवार से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि एक सिंपल और मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आया था। एप्स्टीन की माँ पॉला एप्स्टीन एक होम मेकर थी, जबकि उसके फादर सिल्वर एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में गार्डनर का काम करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेफरी किसी इन्फ्लुएंशियल परिवार से नहीं, बल्कि नॉर्मल, मॉडेस्ट, मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। एप्स्टीन का बचपन ब्रुकलिन के सी गेट एरिया में गुजरा, एक क्वाइट कोस्टल नेबरहुड जहां उसकी फैमिली एक रिलेटिवली सिंपल लाइफ जीती थी। स्कूल के दौरान जेफरी एकेडमिकली काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था, स्पेशली मैथमेटिक्स में। इसके साथ ही वो एक टैलेंटेड पियानिस्ट भी था। एडमिशन के बाद एप्स्टीन ने कूपर यूनियन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट में एडमिशन लिया। यहाँ उसने साइंस और मैथमेटिक्स पर फोकस किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने ट्रांसफर ले लिया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कुरैट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में, जो एडवांस्ड मैथमेटिकल रिसर्च के लिए काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। सबसे अजीब बात, उसने अपनी डिग्री कभी कंप्लीट नहीं की।
यहाँ तक जेफरी की इमेज एक यंग, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की लगती है, पर धीरे धीरे इस सीधी सादी सरफेस के नीचे कुछ ऐसे पैटर्न्स उभरने लगते हैं जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हॉरिफाइंग है। बिना किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन के उसने अपनी नई जर्नी शुरू कर दी, एक ऐसी जर्नी जो उसे अमेरिका के एलीट सर्कल्स तक पहुंचाने वाली है। 1970s के शुरुआती दौर में जब एप्स्टीन न्यूयॉर्क छोड़ चुका था और उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी, तब उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। सिर्फ 21 साल की उम्र में जेफरी एप्स्टीन को मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस डेल्टन स्कूल में एज अ टीचर जॉब मिल गई। वहाँ वो स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। यही से शुरू हुआ उसकी लाइफ का वो फेज जहाँ से उसका कनेक्शन न्यूयॉर्क के पावरफुल सोशल सर्कल्स में बनने लगा। मैनहट्टन का डाल्टन स्कूल कोई ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक एलीट प्राइवेट स्कूल था जहां अमेरिका के सबसे वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। इसलिए नेचुरली एक सवाल उठता है कि बिना किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन के जेफरी को इतनी प्रेस्टिजियस टीचिंग जॉब कैसे मिल गई। लेकिन उसके अर्ली करियर्स में कुछ ऐसे सिग्नल्स भी थे जो शायद उस वक्त लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। क्लासरूम में स्टूडेंट्स जेफरी को एक कैरिस्मेटिक और कॉन्फिडेंट टीचर के रूप में देखते थे, लेकिन कुछ चीजें अनयूजुअल भी थी। एप्स्टीन ट्रेडिशनल स्टूडेंट टीचर बाउंड्रीज को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार जेफरी एप्स्टीन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के पार्टी में भी नजर आया था, जहां अल्कोहल भी सर्व हो रही है। एक एजुकेटर के लिए ये बिहेवियर हाईली इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। इसके अलावा भी वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अनयूजुअल लेवल की फेमिलियरिटी डेवलप करता है, जो एक एलीट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि उसका बिहेवियर स्पेशली यंग फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा ही इनअप्रोप्रिएट और फॉर्मल था। वो अक्सर फीमेल स्टूडेंट्स पर ज्यादा फोकस करता था और उन्हें जरूरत से ज्यादा अटेंशन देता था, पर उस वक्त इसे सिर्फ उसका फ्रेंडली और अप्रोचेबल बिहेवियर मानकर इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें जेफरी के बारे में अर्ली सिग्नल्स जरूर देती हैं, ऐसे सिग्नल्स जो शायद उस वक्त तो नजरअंदाज कर दिए गए, लेकिन बाद में ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न का हिस्सा बनकर सामने आया। 1976 एक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ। जेफरी एप्स्टीन ने अपने इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज से एक स्टूडेंट की फादर को काफी इम्प्रेस कर दिया। उसकी बातचीत में कॉन्फिडेंस था और नंबर्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर उसकी सोच काफी शार्प लग रही थी। वही पेरेंट बाद में उसका इंट्रोडक्शन कराता है एलन ग्रीनबर्ग से। उस वक्त ग्रीनबर्ग एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ थे, बेयर स्टर्न्स। लेकिन इसी पीरियड के अंत तक डाल्टन स्कूल ने एक इंटरनल एवोल्यूशन के बाद जेफरी एप्स्टीन को काम से निकाल दिया। स्कूल छोड़ने के बाद एप्स्टीन ने तुरंत एक नया डायरेक्शन चूज किया। उसने एंट्री ली वॉल स्ट्रीट के दुनिया में और ज्वाइन कर ली बेयर स्टर्न्स। और यही वो मोमेंट था जहां जेफरी एप्स्टीन की लाइफ अब ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है। 1970s के दौरान बेयर स्टर्न्स वॉल स्ट्रीट के सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक माना जाता था। यहाँ आम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि बिलियनियर्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और कॉर्पोरेशंस अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करती थी। सिंपल शब्दों में ये वो जगह थी जहाँ अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते। आखिरकार वो फर्म का लिमिटेड पार्टनर भी बन गया, जो वॉल स्ट्रीट में एक प्रेस्टिजियस और हाई अर्निंग पोजीशन मानी जाती थी। अब तक जेफरी एप्स्टीन सिर्फ अपनी अर्ली 20s में ही वो एलीट इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका है। लेकिन एक सवाल बार बार घूमता है कि आखिर इतनी तेजी से, इतनी कम उम्र में और बिना किसी फॉर्मल डिग्री के जेफरी एप्स्टीन ने इतना पैसा और इन्फ्लुएंस आखिर कैसे हासिल किया? इसका एग्जैक्ट जवाब तो आज तक नहीं मिला, पर एक बात साफ थी, जेफरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही से शुरू हुई पावर, सीक्रेसी और मैनिपुलेशन की वो कहानी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक बनने वाली है। जैसे जैसे जेफरी एप्स्टीन की वेल्थ और इन्फ्लुएंस बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका सोशल सर्कल भी पावरफुल और हाई प्रोफाइल लोगों से भरने लगा। उन्हीं पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक थी गिस्लीन मैक्सवेल। गिस्लीन मैक्सवेल एक ब्रिटिश सोशलाइट और मीडिया टाइकून
रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। वो ऑलरेडी इंटरनेशनल हाई सोसाइटी सर्कल का हिस्सा, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और हर तरह के सोशल ग्रुप में उसकी पहुंच थी। एक्सटीन और गिज़लीन को कई सोशल इवेंट्स में साथ देखा गया। मीडिया में उनके रिलेशनशिप को लेकर कई स्पेकुलेशंस बने, पर ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रही थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, गिज़लीन एप्स्टीन के लिए सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो उसके लिए एक सोशल ब्रिज थी, कई हाई प्रोफाइल सर्कल्स तक जाने के लिए। उस वक्त शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, गिज़लीन मैक्सवेल एक ऐसी कैरेक्टर है जो इस कहानी में मेजर रोल प्ले करती है, जिसका नाम इस केस में सबसे हॉरिफाइंग और सीरियस एलिगेशंस के सेंटर में आने वाला है। 1996 में एक आर्टिस्ट मारिया फार्मर ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसका एलिगेशन था कि जेफरी एप्स्टीन के पास उसकी अंडर एज सिस्टर की न्यूड फोटोग्राफ्स मौजूद है। ये एक संगीन आरोप था एक बहुत पावरफुल हो चुके आदमी के खिलाफ, लेकिन उस वक्त इस कंप्लेंट पर कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं की गई। फिर 2005 में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हुई। फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट मिली। एक महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके 14 साल की स्टेप डॉटर को जेफरी एप्स्टीन इलीगली पाम बीच के अपने मेंशन में ले जाया करता था, जहां एलिजेडली उसे पैसे देकर स्ट्रिप या मसाज करने को कहा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और धीरे धीरे एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सबके सामने आने लगा। अथॉरिटीज ने 35 से भी ज्यादा माइनर गर्ल्स आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने मिलती जुलती एलिगेशंस रिपोर्ट की थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी समझ में आने लगा कि ये सारे एलिगेशंस सिर्फ पाम बीच के मेंशन तक ही सीमित नहीं थे। जेफरी एप्स्टीन के पास यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज थी, जो न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा तक फैली हुई थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी जगहों पर सिमिलर पैटर्न को देखा गया। एलिजेडली इन प्रॉपर्टीज पर अंडर एज गर्ल्स को इलीगली लाया जाता था। उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक थी कैरेबियन सी में मौजूद लिटिल सेंट जेम्स नाम की उसकी प्राइवेट आइलैंड, और आज दुनिया इसे एक और नाम से भी जानती है, एप्स्टीन आइलैंड्स। लेकिन इस आइलैंड की कहानी सिर्फ एक प्राइवेट पैराडाइज की नहीं थी। एलिगेशंस के मुताबिक यहीं से शुरू होता है इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर। अगले पार्ट में बात होगी उन क्राइम्स की, उन लोगों की और उस नेटवर्क की जिसके बारे में दुनिया को बहुत देर के बाद पता चला। और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों तक सब कुछ स्मूथली कैसे चलता रहा और आखिर जेफरी एप्स्टीन पकड़ा कैसे गया? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग।